हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम क्लास 10th के हर्डिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इवोल्यूशन पोर्शन जो है वो डिलीटेड है सिलेबस से, तो बेसिकली हर्डिटी पोर्शन से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेंगे या पढ़ लेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से वो आपको मिल जाएंगे या फिर आप उससे अच्छे से उसका आंसर कर पाओगे। चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने इसमें मेंशन किया है, व्हाट इज़ हर्डिटी। हर्डिटी को ही हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ हर्डिटी या फिर व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने मेंशन किया है, व्हाई मेंडल चूज पाइसम सटाइवम पी प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पाइसम सटाइवम प्लांट यानी मटर के पौधे को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज़ किया, क्यों सेलेक्ट किया। तो इसके आंसर मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसे समझ जाएंगे कि जो मेंडल ने पाइसम सटाइवम के प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज़ किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किया उसके बाद उन्होंने कुछ लॉ बनाए। ठीक है ना, तो उन सभी लॉ को कंबाइनली कहा जाता है। बेसिकली एक नाम दिया गया है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में तीन मेन नियम बनाए थे मेंडल ने। ठीक है ना, उन्हीं को कंबाइनली कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो पहला पॉइंट है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आपसे सेपरेटली ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ये मेंडल का इनहेरिटेंस लॉ का यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ये सेकेंड पॉइंट है, या फिर कह सकते हो ये उनका सेकेंड लॉ है इनहेरिटेंस का। उसके बाद है, एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेनली तीन ही पॉइंट को एक्सप्लेन किए थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इनको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर आपसे एक साथ पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाएगा तो आप डोमिनेंट, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीनों को लिखोगे। ठीक है, जब आपसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा गया तो आप जो है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंट, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तीनों लिखना है। और अगर सेपरेट पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो आप सेपरेटली लिखोगे। ठीक। व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है, हु गेव द टर्म जीन। ठीक है, जीन क्या होता है और किसने जीन के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, किसने जीन के बारे में बताया था। व्हाट आर द ट्रेट्स, ट्रेट्स किसे कहते हैं। व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट किसे कहा जाता है। व्हाट इज रेसेसिव ट्रेट, रेसेसिव ट्रेट किसे कहेंगे। व्हाट इज़ डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन किसे कहेंगे। तो बेसिक है कि भाई जो ट्रेट हमें विजिबल हो रहा है, एक जो कैरेक्टर है, एक जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस होगा और एक जो है वो सुप्रेस हो जाएगा यानी कि हाइड हो जाएगा। जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो डोमिनेंट ट्रेट हो जाएगा, जो सुप्रेस हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, वो रेसेसिव हो जाएगा। डोमिनेंट ट्रेट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डोमिनेंट जीन होंगे और रेसेसिव ट्रेट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं वो रेसेसिव जीन होंगे। तो यही है व्हाट इज़ डोमिनेंट जीन, व्हाट इज़ रेसेसिव जीन, व्हाट इज़ जीनोटाइप, किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या होता है। व्हाट इज़ फिनोटाइप, तो हम जानते हैं कि बेसिकली जो उनका जेनेटिक सिस्टम है या फिर जेनेटिक, जब उसके जेनेटिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, बेसिकली जीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। व्हाट इज़ फिनोटाइप, जब फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे जैसे टॉल, डॉफ, राउंड, व्रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, तो जो फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो वो फिनोटाइप हो जाएगा।
राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन एंड पी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन का और पी का आपको साइंटिफिक नेम बताने हैं कि साइंटिफिकली ह्यूमन को और पी को हम क्या कहते हैं। तो जानते हैं ह्यूमन को हम होमो सेपियंस कहेंगे और पी को पाइसम सेटाइवम। व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या होता है, इसे आपको इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुट किए जा सकते हैं। व्हाट आर मेंडेलियन फैक्टर? मेंडेलियन फैक्टर्स किसे कहेंगे? यानी कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बेसिकली उनको उन्होंने जो जो कैरेक्टर को एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक लेके जा रहे थे, उस जीन को उन्होंने फैक्टर कहा था। तो यहाँ पे व्हाट आर मेंडेलियन फैक्टर्स? एक्सप्लेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड बाय मेंडल। तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने परफॉर्म किया था, इस चीज़ों को जानने के लिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को जानने के लिए मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है और फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशियो मिलेगा उसे आपको मेंशन करना है। एक्सप्लेन द डाईहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। ठीक है ना, आपको बेसिकली यहाँ पे मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। वाई मेल आर हेट्रोक्रोमैटिक? ध्यान रखना है, मेल जो है वो हेट्रोक्रोमैटिक क्यों होते हैं ये बताना है। तो हम जानते हैं कि फीमेल में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली 1 पेयर XX क्रोमोसोम होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है फीमेल में, तो दोनों गैमेट में जितने भी गैमेट बनेंगे, जितने भी एग सेल या ओवम बनेंगे, सब में X पाया जाता है। लेकिन मेल में जो पेयर होता है वो X और Y का होता है। तो मेल में जब गैमेट बनता है तो किसी गैमेट में X क्रोमोसोम रहता है, किसी में Y रहता है। यही डिसाइड करता है कि नया जो बनने वाला ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो बेसिकली मेल में X और Y दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम हेट्रोक्रोमैटिक कहते हैं। ठीक है। व्हाट आर द इनहेरिटेड ट्रेट? इनहेरिटेड ट्रेट किसे कहेंगे? तो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स को मिलते हैं उनको हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रेट हमें इन्वायरमेंट से मिलेंगे उनको हम एक्वायर्ड ट्रेट कहेंगे। व्हाट इज़ जीन? जीन क्या होता है? व्हाट इज़ एलेल? ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से देख लेने हैं, समझ लेने हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? क्रोमोसोम किसे कहा जाता है? व्हाट आर दी आउटोसोम्स एंड एलोसोम्स? तो यहाँ पर हम पहले इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो ज़्यादा मैं आंसर पे फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊँगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आती जाएँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज़ क्रोमोसोम? व्हाट इज़ एलेल? व्हाट इज़ जीन? ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर दी आउटोसोम्स एंड एलोसोम्स? ध्यान रखना है, एलोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो ये डिटरमाइन करते हैं कि होने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल है या फिर फीमेल है। और जो आउटोसोम है वो बॉडी के जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, इन सब का फॉर्मेशन करते हैं। What happens when Mendel cross a tall plant with dwarf plant? Explain। यहाँ पर आपको बताना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस किया तो उनको क्या रिजल्ट मिला? बेसिकली हम समझ सकते हैं कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके बारे में आपको बताना है। What happens when Mendel क्रॉस राउंड येलो सीडेड प्लांट विथ व्रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट? आपसे इस तरह से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है ना, इसमें आपको बताना है कि जब मेंडल ने राउंड येलो सीडेड प्लांट को व्रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट से क्रॉस करवाया तो उनको क्या रिजल्ट मिला। ठीक। व्हाट इज़ कोडोमिनेंस? तो हमने ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए होते हैं और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाए जाते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों एंटीजन ए और बी पाए जाते हैं और दोनों एक्सप्रेस होते हैं, दोनों दिखते हैं, क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट हैं। तो जहाँ पर दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम कोडोमिनेंस कहेंगे। What will be the blood group of offspring produced by the parents having blood group heterozygous A and heterozygous B? ठीक है, दो पेरेंट हैं, एक का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस ए है
और दूसरे का ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस बी है, तो उनके ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये आपको कंफर्म करना है। तो ये हम लोगों ने क्लास में कंफर्म कर लिया था। व्हाट आर दी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, कैसे क्या कैसे कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वुमेन विथ ब्लॉन्डी कर्ली हेयर, इसे सुन लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है। वुमेन विथ ब्लॉन्डी कर्ली हेयर मैरिड a man with black soft hair. All of their children in first generation had black soft hair, but in next generation children had different combination in ratio of 9:3:3:1. State the law that govern this expression. तो अब आप समझ चुके हैं बेटा कि यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक में हमने क्रॉस कराया, तो पहले हमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे वो पहले F1 जनरेशन में मिल जाएंगे और सेकेंड जनरेशन में हमें डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट दोनों मिलेंगे। तो ये हमने मेंडल के क्रॉस से समझ लिया है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस का यूनिट क्या होता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कौन पहुंचाता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो सिंपल है, डीएनए या फिर जीन भी कह सकते हो। What happens if DNA copying is not perfectly accurate। ये कह रहे हैं, हम जानते हैं कि जब पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे, तो डीएनए जो है वो कॉपी होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। मतलब एक पेरेंट से अगर दो बच्चे बनेंगे तो बच्चों के बॉडी में भी डीएनए का होना ज़रूरी है। तो बच्चों के बॉडी में डीएनए जाएगा तो पेरेंट का डीएनए जो है वो कॉपी होता है और वही कॉपी बच्चे के बॉडी में जाता है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे और या फिर उसमें कुछ इनएक्यूरेसी आती है तो फिर वही वेरिएशन को लाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कंफर्म कर चुके हैं क्लास में कि व्हाट हैपन्स इफ़ डीएनए कॉपिंग इज़ नॉट परफेक्टली एक्यूरेट। Which blood group is known as universal donor and which one is known as universal acceptor। ये आपके कोडोमिनेंसी से रिलेटेड है, तो इससे इस तरह से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है और एक्सेप्टर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा O है, ब्लड ग्रुप O है, बेसिकली O में हम O निगेटिव की बात करेंगे। O निगेटिव जो है बेटा वो यूनिवर्सल डोनर होता है। आप O बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। और ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से क्वेश्चंस बेटा आपसे पुट किए जाएंगे, आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। इस चैप्टर से ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदला जा सकता है लेकिन जो क्वेश्चन का जो मटेरियल है वो यही रहेगा। आप अच्छे से पढ़ लें और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, ओके।